अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालिबात। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड के चैप्टर में हम अपनी मशक को हल कर रहे हैं और अपनी पिछली क्लास में आला तसव्वुराती सवालात 1 से 4 तक हल कर लिए थे। आज उसी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद 5 सवाल यानी कि 11.5 से 11.9 को हल करना सीखेंगे। इन तमाम सवालात में स्ट्रेटजी और तरीका एक ही है कि हम सीखे गए तमाम तसव्वुरात को लागू करेंगे, उनका इतलाक़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो सीखी गई चीज़ें इस सवाल के अंदर हम लागू करेंगे। जैसे ही लागू कर लेंगे तो आपको सवाल को हल करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर के पहले और आला तसव्वुराती सवालात के हिस्से के 5वें सवाल की जानिब आज बढ़ेंगे और देखते हैं कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से तसव्वुरात हमने यहाँ पे इतलाक़ करने हैं और इसका जवाब किस तरह से लिखना है। ये सारा कुछ सीखेंगे इस सवाल को पढ़ने के बाद। तो चलें सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि एक तालिबे इल्म साउंड की दो खुसूसियात, स्पीड और फ्रीक्वेंसी को एक जैसा तस्वुर करता है। आपका इसके बारे में क्या रद्द अमल है? क्या ये जो दो खसूसियात है साउंड की, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, क्या ये दोनों एक जैसी हैं? ये कब पता चलेगा? जब इसके बारे में हमारे तसव्वुरात वाज़िया होंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है और स्पीड क्या है, अगर तो आपको इसके बारे में पता है तो आप इसका जवाब बासानी दे सकते हैं। तो चलें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी के जो तसव्वुरात हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई स्केल है और स्केल पे दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितनी वेव्स गुजरेंगी, या इस तरह से समझ लें कि एक सेकंड में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितनी वेव्स गुजरेंगी उसको उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। फर्ज करें कि यहां से गुजरने वाली वेव्स कुछ इस तरह से गुजर रही हैं कि ए से होती हुई बी तक इस तरह से पहुंच गई। अब अगर यहां पे देखा जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी वेव्स गुजरी हैं, तो ये देखें यहां से यहां तक एक वेव हो गई और एक वेव की निशानी ये है कि एक वेव में एक क्रस्ट वाला पोर्शन आएगा और एक ट्रफ वाला हिस्सा आएगा। और इसी तरह से एक वेव अगली है, ये क्रस्ट वाला हिस्सा आ गया और ये ट्रफ वाला हिस्सा आ गया। अब देखें कि यहां पे दो वेव्स गुजर रही हैं। हम कहेंगे कि अगर यूनिट टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दो वेव्स गुजर रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है। लेकिन स्पीड का कॉन्सेप्ट इससे अलग है। वो क्या है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो वेव पहुंच रही है ये कितने टाइम में पहुंच रही है। अगर तो वो कम वक्त में पहुंच रही है तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड ज्यादा है, और अगर वो ज्यादा वक्त ले रही है ए से बी तक पहुंचने में तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड कम है। तो इससे ये बात साबित हुई कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड एक जैसे तस्वुरात नहीं हैं, एक जैसी चीजें नहीं हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब दो अलग अलग चीजें हैं तो लाजिम है कि हम स्पीड की तारीफ भी कर लें, हम फ्रीक्वेंसी की तारीफ भी कर लें और फिर ये बता दें कि चूंकि ये दोनों तस्वुरात अलग अलग हैं, इस वजह से ये दोनों खसूसियात या दोनों चीजें एक जैसी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से अलग हैं। तो चलें हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की तारीफ लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की तारीफ लिखने के लिए लाजिम है कि फ्रीक्वेंसी की हेडिंग दे दी जाए। फ्रीक्वेंसी की तारीफ कुछ इस तरह से की जाती है कि यूनिट टाइम में किसी
नुक्ते से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई, फ्रीक्वेंसी की तारीफ हो गई। और अगर फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स भी आपने लिखने हैं तो यूनिट की हेडिंग भी दे लें और कहें कि जो फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं वो हैं जी हर्ट्ज, और इसको HZ से लिखा जाता है। अगर ये भी चीज आपने लिख ली है तो चलें अब स्पीड की तारीफ भी लिख लेते हैं। स्पीड को हम इस तरह से लिखेंगे कि यूनिट टाइम में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। और अगर इसके भी यूनिट आपने लिखने हैं तो इसके यूनिट होते हैं जी मीटर फी सेकंड। अब देखें तारीफें भी अलग अलग, यूनिट भी अलग अलग, तो हम कहेंगे कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी दो एक जैसी चीजें नहीं हैं बल्कि दो अलग अलग तस्वुरात हैं। तो इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है सवालात को हल करने का कि अगर एक चीज के बारे में आपके तस्वुरात बिल्कुल वाज़ेह हैं तो तस्वुरात का इतलाक करेंगे आप, और उस इतलाक के बाद आपके पास उस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। अब ये समझ में आ गया है तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जी तो बेटा हम बढ़ चुके हैं अपने इस लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब, जो कि है 11.6। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि दो लोग एक जैसे म्यूजिक को यकसां फासले से सुन रहे हैं, वो म्यूजिक की लाउडनेस के मुतल्लिक मुख्तलिफ राय रखते हैं। वजाहत करें कि ऐसा क्यों है। सवाल जरा समझें कि सवाल में पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि दो शख्स हैं, वो दोनों जिस जगह से म्यूजिक आ रहा है उधर से एक ही फासले पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी दोनों का म्यूजिक की लाउडनेस के मुतल्लिक इजहार राय मुख्तलिफ है। एक कह रहा है कि वो लाउडनेस ज्यादा है और दूसरा कह रहा है कि लाउडनेस कम है। तो उसके पीछे क्या वजह है कि एक शख्स को लाउडनेस ज्यादा महसूस हो रही है और दूसरे शख्स को लाउडनेस कम महसूस हो रही है। अगर आपको याद हो तो हमने लाउडनेस के 3 अवामिल पढ़े थे, और 3 अवामिल में सबसे पहला जो जुज़ था जिस पे लाउडनेस मुनहसिर थी वो था एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड ये है वाइब्रेटिंग बॉडी का, वाइब्रेटिंग जिस्म का। दूसरा जो जुज़ है जिस पे लाउडनेस मुनहसिर है वो है वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया, और तीसरा जो फैक्टर है वो है वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला कितना है सुनने वाले का। लेकिन यहां पे तो वो कह रहा है एक जैसा म्यूजिक है। एक जैसे म्यूजिक का मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड भी एक जैसा, उसका एरिया भी एक जैसा, और चूंकि वो दोनों एक ही फासले से सुन रहे हैं, यकसा फासले से सुन रहे हैं, तो फासला भी एक जैसा। फिर ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा जुज़ है कि जिस पे लाउडनेस मुनहसिर है? जी हां, वो बहुत ही अहम जुज़ जो कि इस लाउडनेस में रोल प्ले करेगा, अपना किरदार अदा करेगा, वो है कान की हसासियत के सुनने वाले कान की हिस्स कितनी तेज है। क्या उसके कान बिल्कुल थोड़ी सी आवाज को भी सेंस कर लेते हैं, उसको महसूस कर लेते हैं, या उसके कान इतने ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं कि उसे थोड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, वो सिर्फ और सिर्फ ऊंची आवाजें ही सुन सकता है। और ऊंची आवाजें भी वो ऐसे सुनता है कि उसे वो ऊंची आवाज मध्यम सुनाई देगी। तो इससे ये बात तय हो गई कि अगर दो अशखास एक ही फासले पे म्यूजिक सुन रहे हैं, एक ही म्यूजिक सुन रहे हैं, तो फिर भी एक को ज्यादा लाउड सुनाई देगा, एक को कम लाउड सुनाई देगा। उसके पीछे वजह यह है कि एक की कान की हसासियत ज्यादा है और दूसरे की कान की हसासियत कम है। तो इसको
लफ्जों में किस तरह से लिखेंगे, चलें वो भी देख लेते हैं। हम इसको लफ्जों में ये लिखेंगे कि साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार सुनने वाले की कान की हसासियत पर मुनहसिर है। सेहतमंद कान को लाउडनेस ज्यादा महसूस होगी, जबकि खराब कान वाले शख्स को लाउडनेस कम महसूस होगी। इस तरह दोनों की लाउडनेस में इख्तलाफे राय होगा। तो ये लें जी, ये छठा सवाल, इसका जवाब भी आपके सामने मैं लिख चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स भी बनाते चले जाएं। अब चलते हैं अपने आज के अगले आला तसव्वुराती सवाल की जानिब। जी तो हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के तीसरे और आला तसव्वुराती सवालात के 7वें सवाल की जानिब। इसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि क्या साउंड की गूंज और रिफ्लेक्शन में कोई फर्क है? अगर तो कोई फर्क है तो उसकी वजाहत करें, कोई फर्क नहीं है तो उसके भी आपको दलाइल देना पड़ेंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन को हम बारहा दफा अपने लेक्चर्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, एक्सरसाइज में यानी कि मशक में भी हम रिफ्लेक्शन वाले सवाल को देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन और गूंज दो बहुत ही करीबी चीजों के दरमियान फर्क पूछना चाह रहा है वो आपसे। तो रिफ्लेक्शन पहले देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन आखिर है क्या। हम जानते हैं कि जब साउंड वेव या कोई और वेव किसी मीडियम पे पड़ती है तो उस मीडियम की सतह से टकराने के बाद वो वापस पहले मीडियम में पलट आती है। इस अमल को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो साउंड वेव की रिफ्लेक्शन भी कुछ इसी तरह से इसकी तारीफ की जाएगी। तो चलें इसकी तारीफ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि जब साउंड वेव किसी मीडियम की सतह से टकराती है तो पहले मीडियम में वापस लौट आती है और इस अमल को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन के लिए फर्ज करें कि यहां पे मेरे पास कोई रुकावट पड़ी हुई है और यहां से कोई एक साउंड वेव आके इस मीडियम की सतह को टकराएगी और जैसे ही इस मीडियम की सतह से टकराएगी तो दोबारा पहले मीडियम में वापस लौट जाएगी, वापस इस तरह से लौटेगी। फर्ज करें कि यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रा कर देता हूं इस तरह से कि इसका इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल से बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां पे साउंड की रिफ्लेक्शन हो रही है। अब आते हैं साउंड की गूंज पे। गूंज को इको भी कहते हैं कि साउंड की इको क्या है। अब अगर गूंज की जानिब बढ़ें तो ये गूंज भी रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन इस गूंज को
पैदा होने के लिए, इसको वकूअ पज़ीर होने के लिए ख़ास शराइत दरकार हैं। अगर तो वो ख़ास शराइत पाई जाएंगी, रिफ्लेक्शन जो साउंड की होगी, फिर हम उसको गूंज का नाम देंगे। अब उसको रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, यूं कह लें कि रिफ्लेक्शन एक आम नाम है और गूंज एक खास नाम है साउंड की रिफ्लेक्शन का। और वो खास नाम सिर्फ तभी पूरा होगा कि जब कुछ खास शराइत पूरी होंगी। वो खास शराइत ये हैं कि जब, पहली शर्त उसमें से ये है कि जब कि साउंड पैदा करने वाले जिस्म और जिस मीडियम से वो साउंड टकरा रही है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 17 मीटर का होना चाहिए। और दूसरी जो शर्त है वो ये है कि साउंड 0.1 सेकंड में टकरा के उस तक दोबारा वापस पहुंच जाए। अगर तो ये दोनों शराइत पाई जाएंगी तभी ये गूंज होगी, यानी कि साउंड की गूंज आपको सुनाई देगी। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। रिफ्लेक्शन और इको में आइंदा से आप फर्क करना बहुत ही आसान समझेंगे, और अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसे बयान कर देंगे कि रिफ्लेक्शन एक आम नाम है और इको या गूंज एक खास नाम है रिफ्लेक्शन का, कि जब फासला 17 मीटर का हो और वक़्त रिफ्लेक्शन का 0.1 सेकंड हो तो उस रिफ्लेक्शन को हम रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे बल्कि इको या गूंज कहेंगे। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि क्या दो मुख्तलिफ 50 डेसिबल की साउंड्स मिलकर 100 डेसिबल की एक साउंड पैदा कर सकती हैं? वजाहत करें। हमसे सवाल में यह पूछा जा रहा है कि दो अलग अलग साउंड्स हैं और दोनों 50 डेसिबल की हैं, तो जब ये दोनों साउंड्स मिल जाएंगी तो क्या ये मिलके 100 डेसिबल की साउंड बना देंगी? अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो इस इस्तराब में पड़ जाते हैं कि 50 जमा 50 तो 100 होते हैं, तो इसको वो कह देते हैं कि जी हाँ ऐसा मुमकिन है, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, चलें अभी देखते हैं। आप जानते हैं कि 10 डेसिबल मिलके एक बेल बनाते हैं, तो 50 डेसिबल कितने बेल बनाएंगे मिलके? ये बनाएंगे 5 बेल। बेल का ताल्लुक इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि जिस साउंड का लेवल एक बेल होगा उसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं। उसका मतलब यह है कि फर्ज करें कि एक साउंड का लेवल अगर एक बेल है तो इसका मतलब है कि उसकी लाउडनेस 10 गुना ज्यादा है। किससे 10 गुना ज्यादा है? सबसे कम इंटेंसिटी वाली आवाज की, यानी मध्यम तरीन आवाज की लाउडनेस से 10 गुना ज्यादा है। फर्ज करें कि जो मध्यम तरीन आवाज वाली जो लाउडनेस है उसकी इंटेंसिटी अगर 10 की ताकत -12 वाट फी मरबा मीटर है, तो इस एक बेल वाली आवाज की लाउडनेस वो होगी 10 की ताकत -11 वाट फी मरबा मीटर। अगर ऐसा है तो ये 50 डेसिबल वाली जो आवाज है ये 10 की ताकत -12 से 5 गुना, यानी कि इस 50 डेसिबल वाली आवाज की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी जी 10 की ताकत -7 वाट फी मरबा मीटर। और इसी तरह से वो अगली 50 डेसिबल वाली आवाज की जो इंटेंसिटी होगी वो भी होगी 10 की ताकत -7 वाट फी मरबा मीटर। लेकिन अगर 100 डेसिबल को हम देखें तो 100 डेसिबल का क्या मतलब है? 100 डेसिबल का मतलब होगा उससे 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना ज्यादा मतलब 10 की ताकत -2 वाट फी मरबा मीटर स्क्वायर होगी। किससे? इसके सबसे मध्यम तरीन आवाज वाली लाउडनेस से। तो ये देखें ये -7 और -7 और 100 डेसिबल जो है ये 10 की ताकत -2, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आवाजें मिलके 100 डेसिबल नहीं बना सकती। ये एक सूरत में बना सकती हैं और वो सूरत ये है कि अगर तो इन दोनों आवाजों की लाउडनेस भी एक जैसी हो और इनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी हो, तब ये जाके 50 डेसिबल वाली आवाज 100 डेसिबल बना सकती है। लेकिन चूंकि हमें ये शराइत इस सवाल में नहीं दी गई, वो सिर्फ एक खास केस है, एक खास
जगह पे, एक खास मौके पे ये 100 डेसिबल बना सकती हैं, तो हम जनरली उसे नहीं कह सकते। आमतौर पे हम ये नहीं कह सकते कि हर केस में लाजिम है कि 50 डेसिबल और 50 डेसिबल वाली आवाज मिलकर 100 डेसिबल बनाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही टेक्निकल तकनीकी सवाल भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं इस पार्ट के, इस हिस्से के सबसे आखिरी सवाल की जानिब। जी तो ये हमारे इस हिस्से का, आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से का आखिरी और नवा सवाल है। इसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि मेडिकल की फील्ड में अल्ट्रासाउंड क्यों फायदेमंद है। अगर आपको याद हो तो हमने सवालात का इयादा, जो हिस्से में सवालात किए थे, उसमें भी आखिरी सवाल कुछ इसी तरह का था, जिसमें हमसे अल्ट्रासाउंड के फवायद पूछे गए थे। तो चलें सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की तारीफ लिखेंगे, ताकि तारीफ से चीज़ों को बयान करना, चीज़ों को बताना आसान हो जाए। हम अल्ट्रासाउंड की तारीफ कुछ इस तरह से करते हैं कि ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, अल्ट्रा साउंड्स कहलाती हैं। अब अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी अगर इतनी ज्यादा है तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो इस ज्यादा एनर्जी वाली साउंड वेव से हम क्या क्या फवायद हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से फायदे ये हमें पहुंचा सकती हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की फील्ड में रहना है, तो हम लिखेंगे कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमालात, या इसके फवायद भी लिखे जा सकते हैं। तो मेडिकल की फील्ड में अल्ट्रासाउंड किस किस तरह से फवायद पहुंचा रही हैं इंसानियत को, तो सबसे पहला और सबसे अहम जो फ़ायदा अल्ट्रासाउंड्स पहुंचा रही हैं वो हैं बीमारियों की तशखीस, कि अगर किसी बीमारी का पता चलाना है और ये मर्ज इंसान के जिस्म के अंदर कहीं छुपा हुआ है, तो वो किस तरह से पता चलेगा। फर्ज करें कि मेरे जिस्म के किसी हिस्से पे रसोली है और मुझे नज़र नहीं आ रही कि ये रसोली किस जगह पे बनी हुई है, तो मैं अपने जिस्म पर डॉक्टर्स की मदद से अल्ट्रासाउंड फाल करवाऊंगा, अल्ट्रासाउंड गिराऊंगा। अल्ट्रासाउंड मेरे जिस्म से पड़ने के बाद किसी खास पैटर्न में, किसी खास तरतीब में रिफ्लेक्ट होंगी। उस रिफ्लेक्शन का नतीजा डॉक्टर स्क्रीन पे हासिल करेंगे। जिस खास जगह पे वो अल्ट्रासाउंड गिराई गई हैं, डॉक्टर्स जानते हैं कि उस जगह से अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्शन की तरतीब क्या है। अब वो उस तरतीब को उस स्क्रीन पे हासिल की गई रिफ्लेक्शन की तरतीब से कंपेयर करेंगे, उसको मिलाएंगे, मैच करेंगे और देखेंगे कि अगर तो वो बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब है मेरे जिस्म के उस हिस्से में रसोली नहीं है, और अगर जिस्म के उस हिस्से से रिफ्लेक्शन की तरतीब कुछ गड़बड़ नजर आए तो डॉक्टर्स कह देंगे कि आपके इस हिस्से में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ का अंदाजा ये अल्ट्रासाउंड से ही पता चला, तो इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर छुपे हुए अमराज जो कि आम आंख से नजर नहीं आ सकते, अल्ट्रासाउंड्स उनको मालूम करने में, उनकी खोज लगाने में कामयाब हो सकती हैं। और ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड इनकी तशखीस बल्कि बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। फर्ज करें कि इंसान की किसी रग में, शरियान में खून का लोथड़ा जम गया है। अब खून का लोथड़ा जम जाए तो अब खून उस जगह से आगे पास नहीं कर सकता, आगे गुजर नहीं सकता। अब आगे गुजरेगा नहीं तो खून पूरे जिस्म में उसकी जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। अगर खून की सप्लाई रुक जाएगी तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। अब इस मसले से छुटकारा पाने के लिए जिस जगह पे खून का लोथड़ा जम चुका है उस जगह पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाली अल्ट्रासाउंड वेव्स गिराई जाएंगी। जैसे ही अल्ट्रासाउंड वेव्स उस खास जगह पे जाके गिरेंगी, लोथड़े को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगी, तो उससे पीछे से आने वाले खून का प्रेशर जो होगा उसको आगे बहा ले जाएगा, और जिससे जिस्म के अंदर खून की जो तरसील है, खून की जो सप्लाई है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। और ना सिर्फ ये तशखीस और इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, बल्कि ये जरासीम
कुश के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। अब जरासीम कुश के तौर पे इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि फर्ज करें अगर आप किसी तालाब में हैं और तालाब में बैक्टीरियाज आ गए हैं, कोई छोटे छोटे से जरासीम आ गए हैं और उसको आप तल्फ करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप वहां पे स्प्रे करें, आप बहुत ज्यादा एनर्जी वाली अल्ट्रासाउंड वहां पे गिराएं। अल्ट्रासाउंड की चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी उन छोटे छोटे जरासीम, छोटे छोटे बैक्टीरिया को तल्फ करने में कामयाब हो जाएंगी। और तो इसी के साथ हमारे ये आला तसव्वुराती सवालात जितने भी थे सारे मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे और आपको इन सब सवालात की बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 5 आला तसव्वुराती सवालात को हल करना सीख चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने वही तरीका अपनाया कि सीखे गए तमाम तसव्वुरात को जिस सवाल के अंदर इतलाक करना था उस जगह पे इतलाक किया और उससे हमारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होती चली गईं। अब आला तसव्वुराती सवालात वाला हिस्सा भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। आइंदा अपने आने वाले लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग हिसाबी सवालात का आगाज़ करेंगे। हिसाबी सवालात को आगाज़ करने की भी जो टिप्स हैं, जो तरीके हैं, वो भी आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तब तक के लिए आपने इंतज़ार करना है अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।